Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter financial statement with adjustment. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो ऑलरेडी एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ा सब एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक जीएसटी के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट थी। कुछ बच्चों के इसमें डाउट था तो उसके रिगार्डिंग जो पॉइंट्स हैं वो आज की क्लास के अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे। जीएसटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीएसटी इन द सेंस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब आप गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हमें उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है। मतलब आप गुड्स परचेज करेंगे तब भी हमें जीएसटी पे करना पड़ेगा, अगर आप गुड्स सेल करते हैं तो उस पर हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। ऑलरेडी ये टॉपिक हम जीएसटी वाले चैप्टर में कर चुके हैं। जीएसटी पेड कब होता है? जब आप गुड्स परचेज करते हो, मतलब आपने गुड्स परचेज की तो आप जीएसटी पे करते हो, और जब आप गुड्स सेल करते हो उसके साथ हम जीएसटी कलेक्ट करते हैं। जो जीएसटी आप पे करते हैं ये आपके लिए एक्सपेंसेस हैं, और जो जीएसटी आप कलेक्ट करते हैं ये आपके लिए लायबिलिटी है। मीन्स जितना जीएसटी आप कलेक्ट करते हैं आपको उतना जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर आपने ज़्यादा टैक्स की कलेक्शन की हुई है तो आप उसकी एडजस्टमेंट करके नेट अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। जीएसटी के साथ हमारे पास दो पॉइंट आते थे, इनपुट और आउटपुट। मतलब जब आप गुड्स परचेज करते हैं तो हम उस पर इनपुट जीएसटी लगाते हैं, और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसके साथ आउटपुट जीएसटी लगाते हैं। और इसके आगे एक पॉइंट और आता था कि गुड्स विद इन द स्टेट अगर आपने परचेज या सेल किए हैं, या आउटसाइड द गुड्स सेल परचेज किए हैं। अगर आपने गुड्स विद इन द स्टेट सेल परचेज किए हैं तो उसके साथ हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, मतलब इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। इसी तरीके से आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी। अगर आपने गुड्स परचेज या सेल किए हैं विद इन द स्टेट तो उसके साथ सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आपने गुड्स परचेज और सेल किए हैं आउटसाइड द स्टेट तो उनके साथ आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी को जोड़ के क्या बन जाता है? आईजीएसटी। तो ये बेसिक चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। मतलब इनपुट और आउटपुट जीएसटी, जितना आउटपुट जीएसटी है वो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना पड़ता है। अगर इनपुट जीएसटी नहीं है तो जितना आउटपुट है वो सारा का सारा डिपॉजिट करा देंगे। अगर आपके पास कुछ इनपुट जीएसटी है और आउटपुट जीएसटी भी है, अगर आउटपुट जीएसटी इनपुट से ज़्यादा है तो आउटपुट में से इनपुट माइनस करके नेट अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते हैं। अगर इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर के अंदर जीएसटी की क्या एडजस्टमेंट है। जीएसटी ऑन एडजस्टमेंट आइटम, तो आपको चार चीज़ों के अंदर जीएसटी की एडजस्टमेंट मिल सकती है। एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में, प्रीपेड एक्सपेंसेस में, एक्रूड इनकम में, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन दोनों में जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आप पहले ही टैक्स पे कर चुके हैं। आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पहले ही एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी। फॉर एग्जांपल आपने कोई रेंट पे करना था, उसमें से कुछ रेंट प्रीपेड था, मतलब आपने टोटल 13 मंथ्स का रेंट पे कर दिया, तो आप ऑलरेडी रेंट को पे कर चुके हैं, तो उसके साथ जीएसटी भी पे कर चुके हैं। तो हमें दोबारा उस प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से कोई इनकम आपको एडवांस में मिल जाती है, मतलब आपको 12 मंथ की इनकम मिलनी थी और आपको 13 मंथ की इनकम मिल जाती है या 15 मंथ की इनकम मिल जाती है, तो जितनी इनकम मिल गई उसके साथ हमने जीएसटी भी कलेक्ट कर लिया होगा, तो आपको दोबारा से जीएसटी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम के केस में जीएसटी कैसे कलेक्ट करेंगे? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब आपने एक्सपेंसेस अभी पे करने हैं। जो एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए उसके साथ तो आपने जीएसटी पे कर दिया होगा, और जो एक्सपेंसेस आपके रह गए वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको पे करने हैं, तो उसके साथ आप इनपुट टैक्स डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे करते हैं तो आप एंट्री करते हैं रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू कैश, और जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रह गया तो उसके साथ आप एंट्री करेंगे, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, मतलब आप आउटस्टैंडिंग के साथ इनपुट शो कर देंगे। इसी तरीके से एक्रूड इनकम हमारी इनकम है, मतलब हमने इनकम कलेक्ट करनी है, मतलब आपने पैसा कमा लिया था लेकिन आपको मिला नहीं, तो आप उसके साथ जीएसटी को क्रेडिट कर देंगे आउटपुट टैक्स के केस में। क्योंकि देखो ये एक्सपेंसेस थे, इसको एक्सपेंस मान के चलें, या हमने ये पे करना है अमाउंट, तो इसके साथ इनपुट जीएसटी लगेगा। लेकिन एक्रूड इनकम के साथ आप आउटपुट जीएसटी लगाएंगे, और आउटपुट जीएसटी क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आउटस्टैंडिंग और एक्रूड इनकम के साथ जीएसटी और जो सीजीएसटी है चाहे आईजीएसटी है उनकी ट्रीटमेंट करके दिखाना है। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इन दोनों केसेस के अंदर आपको जीएसटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने एक्सपेंसेस की पेमेंट करी थी या आपने इनकम रिसीव करी थी तो उस टाइम आप जीएसटी पे कर चुके हैं या कलेक्ट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जीएसटी का जो एडजस्टमेंट आती है वो आती है गुड्स से रिलेटेड।
गुड्स से रिलेटेड, अब देखो गुड्स आपने परचेज की तो उसके साथ हम इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करते हैं, गुड्स आपने सेल कर दी तो उसके साथ आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब गुड्स आप सेल नहीं करते फिर भी आपके पास गुड्स चली जाती हैं, तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं कि परचेज को क्रेडिट करते हैं। ये केस ऑलरेडी हम जनरल एंट्री के अंदर पढ़ चुके हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी गुड्स का लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, तो इन केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इन सभी एक्सपेंसेस को डेबिट कर देते हैं, मतलब इन लॉसेस को, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। परचेज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। अब देखो परचेज के साथ हमेशा इनपुट आता है, परचेज क्रेडिट, तो इसके साथ इनपुट जो सीजीएसटी एसजीएसटी वो भी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। या तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा या आईजीएसटी आ जाएगा। ऐसे ही मान लो आपने गुड्स चैरिटी में दे दी, फ्री सैंपल में दे दी, तो उस केस में भी क्या होगा, चैरिटी डेबिट हो जाएगी और परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और सीजीएसटी या जीएसटी उनके साथ क्या हो जाएंगे, क्रेडिट, क्योंकि परचेज के साथ इनपुट टैक्स लगता है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट कर देंगे, या अगर आपका आईजीएसटी तो उसको भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। मतलब आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे हमने जीएसटी वाले चैप्टर के अंदर टॉपिक कवर किया था। अब प्रॉब्लम आता है इसको बैलेंस शीट में किस तरीके से दिखाना है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है, तो आप उसको क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर आपको इनपुट सीजीएसटी दिया हुआ है तो आप उसको एसेट साइड में दिखा देंगे, क्योंकि वो आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में मिलेगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मिलता है तो आप उसको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि आपको वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड मिलेगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। अगर आपको इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो आप क्या करेंगे, अगर आपका आउटपुट टैक्स ज़्यादा है और उसमें से आप क्या करेंगे, इनपुट टैक्स माइनस कर दें। मतलब अगर आपका आउटपुट टैक्स फॉर एग्जांपल 10,000 है और इनपुट टैक्स 8,000 है, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट में से इनपुट माइनस कर दें, तो नेट अमाउंट कितना बच गया, 2,000। तो आप इसका क्या करें, जो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखानी है वो बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में। लेकिन ऐसा हो जाए कि इनपुट टैक्स ज़्यादा हो जाए और आउटपुट टैक्स कम हो जाए, फिर उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो आपका इनपुट टैक्स है वो ज़्यादा हो गया तो आप इनपुट टैक्स को बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखा देते हैं, बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा। अगर आपका आउटपुट ज़्यादा है तो वो लायबिलिटी में दिखाया जाएगा, अगर आपका इनपुट ज़्यादा है तो उसको एसेट्स में दिखा देंगे। तो ये सब एडजस्टमेंट थी जीएसटी के रिगार्डिंग। अब जो आपके जितने भी सम्स के अंदर जीएसटी की प्रॉब्लम आ रही थी वो सारे सम आपके कवर हो जाएंगे। एक प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग, वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में टॉपिक आता था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसका जो पॉइंट है वो किस तरीके से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, वो हम आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने से पहले एक बार हम प्रीवियस टॉपिक को भी कवर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी हम इसी तरीके से ही ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली में ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला जाता है वो किस तरीके से निकालते हो आप, मतलब हम ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड लेके चलते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब देखो क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या आता है, नेट सेल्स, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ गई नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ आप लिखते हो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज भी कौन सी, नेट परचेज। और उसके बाद हम क्या लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इन दोनों को प्लस करके नेट सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये सब माइनस करते हो तो आपके पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब जो हमने फॉर्मूला लगाया नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब देखो नेट सेल ये बच गई, ठीक है। उसके बाद बचा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आप इन सबको प्लस कर लें और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दें तो भी आपके पास क्या बचेगा, सीजीएस। तो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालें या फॉर्मूला से ग्रॉस प्रॉफिट निकालें तो आपका आंसर सेम आएगा। एक्चुअली क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेशल मेंशन होता है कि बाय ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट निकालें, तो हमें प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, अदरवाइज आप फॉर्मूला से भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकाल लेते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअल में क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस करते हो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और डायरेक्ट
इनडायरेक्ट इनकम हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें, इनडायरेक्ट इनकम प्लस कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आपके पास पहले क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो जो आप बच्चों को कंफ्यूजन थी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एक्चुअल में इसी का ही पार्ट है। आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अलग से निकाल लें। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से आप माइनस कर दें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्लस कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। देखो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो हैं आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। अब ये सारे आपके ऑपरेटिंग भी हो सकते हैं, इनमें नॉन ऑपरेटिंग भी मिल जाते हैं कई बार। तो आप क्या करें, ऑपरेटिंग को लर्न करने की बजाय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, लर्न कर लें। मतलब इसमें से अगर हम नॉन ऑपरेटिंग माइनस कर दें टोटल एक्सपेंसेस में से, तो आपके पास ऑपरेटिंग बच जाते हैं। अब प्रॉब्लम आती है कि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कौन से। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल में वो होते हैं जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एक्चुअल में वो है कि जो बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आते हैं। मतलब जो जिससे बिजनेस को चलाने में हमारे को कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्चुअल में वो होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आते हैं। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो बिजनेस के एक्सपेंसेस तो हैं लेकिन वो बिजनेस के ऑपरेशन में यूज नहीं होती। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, चैरिटी, डोनेशन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। ये कुछ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके पास लिमिटेड ही होते हैं। तो आप मिसलेनियस एक्सपेंसेस में से अगर ये माइनस कर देते हैं, मतलब ये जो जितने भी एक्सपेंसेस थे इसमें से हम ये वाले एक्सपेंसेस माइनस कर दें, तो आपके पास बच जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस थे जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में दिए हुए हैं। तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लर्न कर लें, जो रिमेनिंग बचेंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, मतलब आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करें एक्सेप्ट ये। तो आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लर्न कर लें, ये कुछ 5-6 एक्सपेंसेस हैं आपके पास, तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ये गलती से प्लस का साइन हो गया था। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो आपकी क्या कौन सी है, सेल और कमीशन को छोड़ के जो भी आपकी इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सब आपकी क्या है, लॉटरी रिसीव्ड, लॉटरी इनकम, ये सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो मतलब सेल और कमीशन को छोड़ के जो भी आपकी इनकम है वो सब आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद निकलता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया होता है कि आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना होता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट से जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं। अब देखो आपको ना ये दिया हुआ नेट प्रॉफिट, ये चीज़ गिवन है आपको यहाँ आना है। देखो जब आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट की तरफ आए तो आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर दी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। ये एक्सपेंसेस आपने माइनस करे और इनकम प्लस करी। अब आप नेट प्रॉफिट पे बैठे, मतलब आप ऑलरेडी यहाँ हैं, आपको ऊपर जाना है। तो ऊपर जाने के लिए आप क्या करें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर दें जो पहले माइनस किए थे, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करें, माइनस कर दें। तो आपके पास क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के 2 फॉर्मूलाज हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपके पास क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आपको जो प्रॉब्लम आती है वो ये है
कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हैं। आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लर्न कर लें, बाकी जो बच जाएंगे वो सब आपके कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप मैसेज करके वो डाउट ले सकते हैं, अदरवाइज इस टॉपिक से आपका ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके जितने भी एडिशनल सम्स हैं और जो अनसॉल्व सम्स हैं वो आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लें। एडिशनल सम्स अगर आप अपनी नोटबुक पे करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो अनसॉल्व सम्स हैं वो सब आप अपनी नोटबुक पे कंप्लीट कर लें। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट है।